हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबी, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो ये है हमारी क्लास 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। और इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स हमको दिए हुए हैं। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग, सेकंड टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, थर्ड है टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज और फोर्थ है टेक्सोनोमिकल एड्स। देखो, तो ये जो चैप्टर है हमारा पहला जो चैप्टर है, ये लगता लोगों को बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन जब हम इसकी एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो ये हमको पूरी की पूरी स्टोरी की तरह लगता है। और हम देखते हैं तो हमको सब कुछ पता है क्यों हमें बता रहा है, और जब क्वेश्चन सब सामने आएगा तो हमसे होगा नहीं। तो हम इस थ्योरेटिकल चैप्टर को आज बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के अंदर एकदम फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से कभी गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। अगर आप फास्ट नहीं लिख सकते तो आप वीडियो को पॉज करके उसको उतार लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि व्हाट इज़ लिविंग, आखिर लिविंग होता क्या है। हम कैसे कहेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है, कोई चीज़ लिविंग नहीं है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इतनी मिलियंस डाइवर्सिटी है, उनके बीच में हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो हमको इस चैप्टर में वही जानना है। हम जानेंगे कि लिविंग कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास यहाँ 5 कैरेक्टर्स दिए हुए। पहला कैरेक्टर है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है मेटाबॉलिज्म, थर्ड है ग्रोथ, फोर्थ है रिप्रोडक्शन और फिफ्थ है कॉन्शियसनेस। अब ये लिविंग कैरेक्टर तो हमें दे दिए 5, लेकिन क्या ये 5 के 5 जो पॉइंट्स है, ये जो कैरेक्टर्स है, क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर होता है एक लिविंग कैरेक्टर का। यानी कि एक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी में है तो क्या हम उसको कहेंगे कि एक लिविंग कैरेक्टर है। अगर किसी के पास मेटाबॉलिज्म है तो हम उसको क्या हम उसको कह सकते हैं कि एक डिफाइनिंग फीचर है एक लिविंग कैरेक्टर का, कि कोई ग्रोथ कर रहा है या कोई ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इससे क्या डिफाइन होता है कि वो एक लिविंग थिंग है या नहीं है। तो हम वही इसमें देखेंगे, एक एक करके हम इन पॉइंट्स को समझेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिफाइनिंग फीचर आखिर कहते किसे हैं। डिफाइनिंग फीचर निकालने से पहले हमको पहले उसके बारे में पता होना चाहिए डिफाइनिंग फीचर है क्या। तो डिफाइनिंग फीचर उन्हें कहते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के जो हमारे को सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे, उन्हें हम डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। बस वो नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे। पहला है हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिसमें सेल लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड उसको किया गया है, तो ऑब्वियसली वो एक लिविंग कैरेक्टर्स हो सकता है, वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग कैरेक्टर का। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा डिफाइनिंग फीचर हो गया। सेकेंड हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म एक ग्रीक वर्ड है। इस चैप्टर में देखो बहुत जगह आएगा कि कौन ग्रीक वर्ड है, कौन सा लैटिन वर्ड है, कौन से साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, कौन सी बुक लिखी थी। तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे और उसको हम हाईलाइट करके हम इसको लिखेंगे कि ये ग्रीक वर्ड है जिसमें मेटाबॉल का मतलब होता है टू चेंज, यानी कि चेंज होना। अब मेटाबॉलिज्म कहेंगे किसे, तो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिज्म होती है ये हमारी 2 तरीके की होती है। पहली होती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जिसमें हमारे इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें कोई चीज़ कट होगी यानी कि ब्रेक डाउन होगी। तो कैटाबॉलिज्म यानी वो रिएक्शन जिसमें ब्रेक डाउन होता है, उसका एग्जांपल होता है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमारी ब्रेक डाउन होती है, तो उसको वही कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। और सेकंड होती है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसमें हमारा बिल्डअप होता है, जिसमें कोई चीज़ बनती है, तो फोटोसिंथेसिस में हमारी बनती है। तो ये 2 तरीके की रिएक्शंस जो है मेटाबॉलिज्म की होती है। तो अब सवाल उठता है कि मेटाबॉलिज्म आखिर हम एक डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं क्या लिविंग कैरेक्टर का। तो सबसे पहले जानो कि ये मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है, क्या इसको मैं सिर्फ सेल के अंदर ही करा सकती हूँ या मैं इसको बाहर भी करा सकती हूँ। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 तरीके से हो सकती है, इन वीवो भी हो सकती है, इन विट्रो भी हो सकती है। इन वीवो का मतलब होता है कि इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जब रिएक्शन होती है तो उसको इन वीवो कहते हैं। और हम इसी रिएक्शन को मैं एक इन विट्रो में भी करा सकती हूँ, आउटसाइड द सेल, जिसमें हम सेल के बाहर उसकी रिएक्शन कराते हैं। तो मैं एक टेस्ट ट्यूब लेके उसमें भी उसका रिएक्शन करा सकती हूँ। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है ये मैं इनसाइड भी कर सकती हूँ, आउटसाइड द सेल भी कर सकती हूँ। तो क्या मैं इसको एक लिविंग सिस्टम कह सकती हूँ। तो ये एक लिविंग सिस्टम तो नहीं है, लेकिन ये लिविंग रिएक्शन ज़रूर है। लिविंग सिस्टम इसका जो है लिविंग नहीं है, लेकिन इसकी जो रिएक्शन हो रही है वो लिविंग है। इस वजह से हम इस मेटाबॉलिज्म को एक डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं।
थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा ग्रोथ। अब ग्रोथ के दो फीचर्स होते हैं। दो फीचर्स कौन से होते हैं? एक होता है कि सेल का साइज बढ़ना या फिर सेल का नंबर बढ़ना। या अगर हम सेल की साइज बढ़ा दें तब भी उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, अगर हम सेल का नंबर बढ़ा दें तब भी हमारी ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि ग्रोथ को हम कैसे डिफाइनिंग फीचर ले या ना ले। तो जब हमारी पॉजिटिव में ग्रोथ होगी तब हमारा एनाबॉलिज्म जो रिएक्शन होगी वो ज़्यादा होगी हमारी कैटाबॉलिज्म रिएक्शन से। जब हमारी नेगेटिव में ग्रोथ होगी तब हमारी कैटाबॉलिज्म रिएक्शन ज़्यादा होगी एनाबॉलिज्म से। और जब हमारा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन जब इक्वल होगा तो उसमें नो ग्रोथ, कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। तब हम ग्रोथ को प्लांट और एनिमल में देखते हैं तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, इनडिफाइनाइट होती है और कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, ठीक है। लेकिन एनिमल में एक लिमिटेड ग्रोथ होती है, एक लिमिटेड टाइम पे जाके उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। अब ग्रोथ को हम लिविंग और नॉन लिविंग में देखते हैं तो लिविंग के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जब हम सेल में कोई चीज़ हम ऐड करते जाएंगे तो सेल जो है हमारी क्या हो जाएगी, फैलती जाएगी और इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। अब ग्रोथ हमको नॉन लिविंग्स में भी देखने को मिलती है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा माउंटेन। इस माउंटेन के ऊपर हमारी चीज़ें ऐड होती जाती है और ये माउंटेन धीरे धीरे हमारा ग्रो करता जाता है। इसको हम कहते हैं एक्सटेंसिंग ग्रोथ। तो अब हमने जाना था कि डिफाइनिंग फीचर हम उन्हीं को ही कहेंगे जो कि हमको सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। वो हमें नॉन लिविंग में नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो ग्रोथ होती है वो तो नॉन लिविंग में भी मिलती है, यानी कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारी ग्रो कर रही है। तो ऑब्वियसली हम इस ग्रोथ को जो है हम डिफाइनिंग फीचर ऑफ ए लिविंग कैरेक्टर हम नहीं ले सकते। तो ग्रोथ हमारा एक नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया है। तो अब अपना फोर्थ कैरेक्टर आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन जो होता है जिसमें उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिस प्रोसेस से होता है। अब रिप्रोडक्शन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उसमें एक यूनिपेरेंटल होता है, यानी कि एक ही पेरेंटल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बाई पेरेंटल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स नहीं बनते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स बनते हैं। तो ये तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। अब हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत तरीके से रिप्रोडक्शंस होती है। तो पहला है हमारा स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है, जो कि हमको लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर एल्गी और फंजाई। एल्गी के अंदर जू स्पोर्ट्स बनते हैं और फंजाई के अंदर कॉनिडिया बनता है। तो हमारे एल्गी के अंदर जू स्पोर्ट्स से होती है रिप्रोडक्शन और फंजाई के अंदर कॉनिडिया से होती है। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, तो ये हमको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड आता है फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है जो कि हमको यूनिसेलुलर में देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल है हमारा एमीबिया। फिर थर्ड है हमारा फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है और उसका एग्जाम्पल है हमारा स्पाइरोगायरा। अब एक जो चीज़ है इंपॉर्टेंट जिसको हमको याद रखनी है कि मोस के अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है और उसकी रिप्रोडक्शन के लिए जो काम आता है वो होता है प्रोटेनेमा। तो ये हमारा एक PYQ के अंदर भी आया हुआ है, तो इसको हम स्टार लगा के एक अलग से हाईलाइट करके लिख देंगे कि मोसेस के अंदर प्रोटेनेमा के थ्रू हमारा रिप्रोडक्शन होता है। फिर फिफ्थ आता है हमारा रीजनरेशन जिसका एग्जाम्पल होता है हमारा प्लेनेरिया। अब जो रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा, जो कि हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहा है लेकिन हमें नॉन लिविंग्स के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यह एक एक्सेप्शन है जो है एक्सेप्ट मेल वर्कर बी और इनफर्टाइल जो कपल्स होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को मिलता है, नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलता है। ये सोच के हम सोचेंगे कि रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग फीचर हो गया, लेकिन हमें याद रखना है कि इसमें एक्सेप्शन भी है कि मेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वर्कर बी वो भी एक लिविंग है और इनफर्टाइल जो कपल्स होते हैं वो भी तो लिविंग ही होते हैं, तो वो भी तो रिप्रोड्यूस नहीं करते, है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि रिप्रोडक्शन एक जो है मतलब वो लोग लिविंग नहीं हुए, है ना, ऐसा तो नहीं कह सकते हम। तो ये एक इसका एक्सेप्शन है, चूँकि इसमें एक्सेप्शन आ चुका है कि मेल और वर्कर बी और इनफर्टिलाई, तो ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ एन ए लिविंग कैरेक्टर।
फिफ्थ आ जाता है हमारे पास कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारे आसपास क्या हो रहा है इसको जो हम सेंस करते हैं उसकी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब दो तरीके की होती है, एक तो कॉन्शियसनेस होता है, एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है? जो कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को मिलती है, जो हमको ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमको देखने को मिल रही है। इसके अंदर मतलब कि जैसे तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि जैसे कि लाइट चल रही है, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है ना, या पड़ोस में कोई लड़ाई हो रही है, तो ये हम क्या है, हमारी एबिलिटी हम सेंस कर सकते हैं। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस कहलाती है, जो कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को मिलेगी, है ना। भले वो इंसान होगा या फिर वो कोई जानवर होगा तो उसको भी समझ में आएगा कि ना आसपास क्या चल रहा है ना, सामने से कोई आ रहा है या किसी की आवाज़ आ रही है। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है? जिसमें हम अपने बारे में हमको जैसे पता चलता है कि मैं नहाया हूँ या नहीं, मैंने नेल्स काटे या नहीं, है ना। तो ये एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है जो कि एक ह्यूमंस के पास ही ये होती है, बाकियों के पास नहीं होती है। तो जो कॉन्शियसनेस होती है, सिर्फ कॉन्शियसनेस जो कि डिफाइनिंग फीचर होती है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है वो एक डिफाइनिंग फीचर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो हमारा एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ हमको ह्यूमंस में दिख रहा है, बाकियों में नहीं देखने को मिलता है। तो जहाँ भी एक्सेप्शन आ जाते हैं हमारे, तो वो हमारे एक डिफाइनिंग फीचर नहीं कहलाते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक जो है चैप्टर का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो 4 टॉपिक में से हमारा एक जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे नेक्स्ट में आ जाते हैं हमारा टॉपिक जो था, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस डाइवर्सिटी, इस जो लिविंग वर्ल्ड है ये हमारा जो पूरा, उसके अंदर कितनी तरीके की डाइवर्सिटीज़ हैं। तो हम उसको सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 13 to 14 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है। 13 to 14 मिलियन बायोडाइवर्सिटीज़ के अंदर 13% डिस्कवर्ड हुई हुई है। और जो 13% डिस्कवर्ड का मतलब होता है कि 1.7 से 1.8 मिलियन डिस्कवर्ड हुई है ना। 13 से 14 मिलियन की जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, उसके अंदर में से 13% डाइवर्सिटी जो है वो हमारी डिस्कवर्ड हुई है। इस 13% का मतलब होता है 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जो कि हमारी डिस्कवरी हुई है। तो हम उसका एक, अगर हम इस तरीके से हम चार्ट बनाएं तो प्लांट जो है हमारे पास कितने हैं? 0.5 मिलियन है। और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो 1.25 मिलियन है। और मैक्सिमम जो है हमको प्लांट्स के अंदर कौन मिलते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं, जो कि फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना हमारे, जिनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, वो हमको मैक्सिमम जो है हमको वही मिलेंगे। और एनिमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो मिलने वाले होते हैं वो होते हैं इंसेक्ट। तो अब यहाँ क्या है कि लाखों मिलियंस के अंदर डाइवर्सिटी है। अब हम लाखों मिलियन की डाइवर्सिटी को एक एक करके तो पढ़ नहीं सकते, तो हम उसके लिए हमने क्या कर दिया? ग्रुपिंग कर दी उनकी, ठीक है। तो सेम कैरेक्टर वालों को हमने एक ग्रुप में डाल दिया और डिफरेंट कैरेक्टर वालों को हमने दूसरे ग्रुप में डाल दिया। तो वही हमको यहाँ से 2 टर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उन्हीं ग्रुपिंग का। तो पहला जो टर्म है वो हमारा टेक्सोनोमी, और दूसरा जो है वो है हमारा सिस्टमेटिक्स। अब टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक क्या है दोनों, हम उसको देखते। तो टेक्सोनोमी जो है, सबसे पहले कि इनके फादर कौन थे। उनके जो फादर थे वो थे हमारे, तो उनको 2 ग्रुप में बांट दिया हमने। तो हमने पहला जो टर्म आया हमारे पास वो है टेक्सोनोमी, और दूसरा जो टर्म है वो हमारा सिस्टमेटिक्स है, ठीक है। अब टेक्सोनोमी जो है, सबसे पहले कि इसका फादर कौन है, टेक्सोनोमी को खोजने वाला कौन है, तो वो है कार्लस लीनियस जो है वो है। और जो टर्म जो दी थी, ये जो टर्म जो थी वो दी थी हमारी AP कॉन्डिलिनी, ठीक है। और ये डिराइव्ड है कहाँ से? ग्रीक वर्ड से ये डिराइव है, जिसमें टैक्सिस प्लस नॉमस, टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब होता है लॉज या रूल्स, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर बिल्कुल थ्योरेटिकल है, तो इसलिए इसमें जो भी हमारे साइंटिस्ट के नेम हैं, कौन ग्रीक वर्ड है ना, किसने वो टर्म दी थी, तो यही इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। इसमें और कोई अलग सा कोई लॉजिक नहीं है। इस चैप्टर के अंदर कुछ समझने जैसा कोई सिस्टम नहीं है, जैसा हम बाकियों में पढ़ते हैं कि हमने कोई ह्यूमन बॉडी नहीं पढ़ी है ना, ठीक है। तो हम उसका सिस्टम समझेंगे कि कैसा क्या है उसमें, उसके क्या क्या फंक्शन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। तो ये टेक्सोनोमी की टर्म, फादर कौन है, टर्म कौन है और डिराइव्ड किसने किया, वो हमने देख लिया। सिस्टमेटिक के अंदर जो टर्म दी थी वो हमारे कार्ल्स लीनियस ने दी थी, जो कि डिराइव्ड है लैटिन वर्ड से हमारा डिराइव है, जिसके अंदर सिस्टेमा, लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है सिक्वेंस।
तो इस टैक्सोनॉमी के अंदर क्या करा जाता है, इस टैक्सोनॉमी में सबसे पहले होता है कैरेक्टराइजेशन, फिर होता है आइडेंटिफिकेशन, फिर होता है नॉमेनक्लेचर और फिर फिफ्थ होता है क्लासिफिकेशन। यानी कि सबसे पहले हम उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इनको याद रखने की एक ट्रिक हमें याद रखनी है, वो है आपका निमोनिक है इसका CINC हमको याद रखना है, ये इसके अंदर होता है। और यही सिस्टमेटिक में क्या होता है, इस CINC तो होता है, साथ में इसके साथ एक आ जाती है टर्म, वो है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब है इवोल्यूशन। तो हम इसको जब मिला देते हैं वो हमारा सिस्टमेटिक्स बन जाता है और टैक्सोनॉमी में सिर्फ हमारा CINC आ जाता है। ये टैक्सोनॉमी जो है ये दो तरीके की होती है, एक होती है क्लासिकल, एक होती है मॉडर्न। क्लासिकल कौन सी होती है, जिसमें मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया गया हो, वो हमारी क्लासिकल टैक्सोनॉमी होती है। और मॉडर्न टैक्सोनॉमी जिसके अंदर हमारा एनाटॉमी, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इकोलॉजी, इन सब के बारे में बताया गया हो, वो हमारी मॉडर्न टैक्सोनॉमी हो जाती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ऑन्टोजेनी, ये नोट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नीट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंटल हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री निकालना, जो कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री हमारी किस में आती है, हमारे इसमें टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर आती है। तो ऑन्टोजेनी एक मॉडर्न टैक्सोनॉमी का ही टाइप है। तो अब हमने उन मिलियंस जो स्पीसीज़ थे उनको हमने ग्रुपिंग करके अलग अलग कर दिया, जिसमें हमने टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक पढ़ा। अब उसके बाद हम उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर, जिसने प्रपोज किया था ये कैस्पर बोहिन ने, ठीक है, जो कि अपनी बुक में, कौन सी बुक में लिखा था, पाइनेक्स बुक थी, 1623 के अंदर उन्होंने लिखा था। बल्कि जो प्रिंसिपल जो था वो हमारे को कार्लस लिनियस ने दिया था, जिसने अपनी बुक फिलोसफिया बोटेनिया 1751 के अंदर लिखा। 5 कोड्स दिए गए, जो पहला कोड है ICBN, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। देखो इन सब की फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो नीट के अंदर ये इस फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो हमको इन सब की जो है फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकेंड है ICNCP, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर कल्टिवेटेड प्लांट, ठीक है। फिर है हमारा ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फिर है हमारा ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। फिर है हमारा ICVCN, इसका है इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स। यानी कि पहले तो हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा जाना कि इसका प्रपोजल किसने दिया था, प्रिंसिपल किसने दिया था और कौन सी बुक में उसको लिखा था। फिर हमने कुछ कोड्स जाने, अब इसके बाद हम जानेंगे रूल्स, ठीक है। तो पूरे 76 रूल्स है, लेकिन हम 76 रूल्स तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम कुछ रूल्स उनमें से हम पढ़ेंगे। तो पहला रूल ये बताता है कि जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसको लैटिन वर्ड में लिखा जाएगा। फर्स्ट वर्ड जो होगा वो जीनस कहलाएगा और जो सेकंड वर्ड जो होता है वो उसका स्पेसिफिक एपिथेलेट कहलाएगा। यानी कि एग्जांपल जैसे कि मैग्नीफेरिया इंडिका जो है, इसके अंदर मैग्नीफेरिया जो है वो उसका जीनस है और इंडिका जो है उसकी स्पीसीज़ है, ठीक है। अगर अपन इसको हैंड रिटन अगर हम लिखते हैं तो उसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जैसे मैंने कर रखा है यहाँ पे, मैग्नीफेरिया के अलग अंडरलाइन और इंडिका के अलग अंडरलाइन करेंगे। अगर इसको हम प्रिंटेड फॉर्म में लिखेंगे, तो अगर प्रिंटेड करेंगे तो उसको इटैलिक्स के अंदर लिखा जाता है। तो ये इसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। और मैग्नीफेरिया इंडिका के अंदर क्या होता है कि जो मैग्नीफेरिया का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी के सारे लेटर जो है स्मॉल लेटर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ दे रखा है मैग्नीफेरिया इंडिका, मैग्नीफेरिया जीनस है, इंडिका एक स्पीसीज़ है। और इसके आगे आता है कि जो ऑथर जो था जिसने ये दिया था उसका नाम आता है, जैसे कि ये कार्लस लिनियस ने दिया था तो इसमें लिन या फिर हम इसको L डॉट करके भी लिख सकते हैं। अब इस जीनस के अंदर 3 से लेकर 12 तक लेटर हो सकते हैं और स्पीसीज़ में भी 3 to 12 लेटर्स हो सकते हैं। अब यहाँ कुछ टर्म्स आती है, हम उन टर्म को समझेंगे। पहला आता है कि सम हैज़ सेम जीनस एंड स्पीसीज़ नेम, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जीनस और स्पीसीज़ का नेम सेम होता है। जैसे एग्जांपल है रेटस रेटस, गोरिल्ला गोरिल्ला। तो इनको हम क्या कहते हैं, टॉटोनम कहते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, टॉटोनम कहेंगे, जो कि हमको प्लांट में देखने को नहीं मिलेगा, वो हमको सिर्फ एनिमल में देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड आता है कि जीनस तो सेम होगा लेकिन स्पीसीज़ उसकी डिफरेंट होगी। जैसे एग्जांपल है हमारा पैंथेरिया टिग्रिस और पैंथेरिया लिया। इसमें पैंथेरा इसका जो जीनस है वो तो सेम है, लेकिन इसका जो स्पीसीज़ है टिग्रिस और लिया ये हमारा डिफरेंट है और इसको हम पॉलीटाइपिक जीनस कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारे
इस चैप्टर के 2 जो है हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और अब हमारा थर्ड टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की जो है वो 7 हायरार्कीज़ है और ये सब बहुत ही कॉमन ही हम सब जानते हैं कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज़, ये 7 जो है हमारी क्या है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, एक सफिक्स भी होता है तो हम उसके सफिक्स को जान लेते हैं। जैसे कि फाइलम जो होता है उसमें सफिक्स होता है फाइटा, क्लास के अंदर होता है फाइसी, ऑप्सिडा या एई, और ऑर्डर में होता है एल्स, फैमिली में होता है अकेन, और जीनस में होता है हमारा एस, इज, ए। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसके सफिक्स है, यानी कि जैसे कि टेरिडोफाइटा, तो ये फाइटा इसका जो सफिक्स है, तो यानी कि एक फाइलम है। टेरिडोफाइटा एक फाइलम में आता है। जैसे कि क्लास है जिसके अंदर ये आ गया हमारा क्लोरोफीसी, तो ए ई जो आ रहा है इसमें सफिक्स, तो ये हमारा एक क्लास होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे जीनस में हमारे को दे रखा है मैग्नीफेरिया के अंदर ए आ गया, इसका जो है सफिक्स ए आ गया, तो ये एक हमारा जीनस है। तो इसका एग्जाम्पल है, हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना, ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। ओके, एंजियोस्पर्म जो होता है हमारा उसका एक अनदर नेम भी दिया हुआ है मैग्निलोफाइटा, जो कि PYQ में आया गया है, तो उसको हम स्टार लगा के अलग से हाईलाइट करके हम इसको लिखेंगे। बहुत बार पूछा गया है नीट के एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एंजियोस्पर्म जो होता है हमारा उसका एक अनदर नेम भी है जिसका नाम है मैग्नोलीफाइटा। ओके, अब वो हमने 7 कैटेगरीज़ तो पढ़ी, लेकिन कुछ जो होती है हमारी इंटरमीडिएट कैटेगरीज़ भी होती है, यानी कि इन कैटेगरीज़ जो थी हमारी इनके बीच में भी कुछ कैटेगरीज़ आती है। तो क्लास और फाइलम के बीच में सब डिवीज़न, और फाइलम और क्लास के बीच में सुपर क्लास, क्लास और ऑर्डर के बीच में सब क्लास, और जो है हमारी फैमिली और जीनस इनके बीच में आता है सब फैमिली, और सब फैमिली और जीनस के बीच में आता है ट्राइब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए हमारे PYQ में आया था, जो कि सब फैमिली और जीनस के बीच में आता है वो है ट्राइब। ठीक है, और फिर है हमारा स्पीसीज जो है उसके बाद में भी कुछ आता है, वो है इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी, और किंगडम से पहले भी आता है वह डोमेन। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 थोड़े इंपॉर्टेंट है, जिसको हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहला है डोमेन, और एक ट्राइब, और एक है इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज। अब नेक्स्ट हमें क्या याद रखना है, NCERT की बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा। NCERT में एक टेबल दी हुई है, टेबल 1.1, जनरल कैटेगरीज जो कौन होती है हमारे PYQ में आया हुआ है, तो वो कौन होती है, स्पीसीज़ होती है। ठीक है, जिसके अंदर मॉर्फोलॉजी सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होती है, और इंटरब्रीडिंग भी वहाँ होती है। चैप्टर का लास्ट जो हमारा टॉपिक वो आ जाता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। इस टॉपिक को आपको NCERT से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, बस कुछ की डेफिनेशंस है जो हमको जानना है, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, तो हम NCERT से इसको एक बार देख लेते हैं। तो हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हर्बियम। तो आपको इसको पढ़ने के लिए आपको NCERT की रीडिंग करनी पड़ेगी, इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है ना। तो यार जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं आप इनको ध्यान में रखना है, मैं आपको इसके हाईलाइट्स बता देती हूँ। सेकंड है हमारा बॉटनिकल गार्डन्स, तो ये हमारे कहाँ पर है ये हमको ध्यान में रखना है। ये जो हाईलाइट पॉइंट कर रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको अपनी NCERT के अंदर ऐसे हाईलाइट कर लेना है इस जगह को। बस यहीं से क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। म्यूज़ियम क्या है, म्यूज़ियम हम सब जानते हैं, वहाँ पर हमारे एनिमल स्पीसीज में रखे होते हैं जार्स के अंदर, उसको प्रिजर्व करके एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर वहाँ रखा होता है, और वहाँ पे स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स भी हमको मिलते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है, बस इसको एक बार आपको NCERT से रीड करना पड़ेगा। और फोर्थ आ जाता है हमारा जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, जिनको हम कॉमनली जूस कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कौन से जूलॉजिकल पार्क्स हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है की, तो इसको आपको NCERT से ही पढ़ लेना है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यही ख़त्म हो जाता है। तो हमारा चैप्टर जो कि क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, जो कि हमारा यही ख़त्म होता है।